तो दोस्तों जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने पूरे एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर वगैरह समझ लिया था। अब इस वाली वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे अज़ूर एआई फंडामेंटल्स के टॉपिक वगैरह डिस्कस करना और उसको डिटेल में समझेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं, बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता क्या है, कौन कौन से मोटे मोटे मॉड्यूल्स होते हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला, जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, बहुत ही आपने कॉमनली सुना होगा मशीन लर्निंग। इनफैक्ट AI/ML बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो कि आपने बहुत जगह पे सुना होगा। और स्पेशली अगर आप AI सर्टिफिकेशन करने आए हैं तो ये टर्म ऑब्वियसली आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो मशीन लर्निंग में हम करते हैं क्या, मशीन को सिखाते हैं और उसके बाद जो मशीन जो है एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि बेसिकली एज अ ह्यूमन आप भी प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन इस केस में हम मशीन को ही इतना सिखा देते हैं कि मशीन जो है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए। इसको आगे हम समझेंगे एग्जाम्पल से, लेकिन अभी सारे टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एनॉमली डिटेक्शन। एनॉमली अगेन जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने जैसे आप अपना जो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आप उसको ज़्यादातर इंडिया में ही यूज़ करते हैं। लेकिन सडनली अब जैसे आप इंडिया से बाहर जाते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो आपकी जो बैंक है उस ट्रांजेक्शन्स को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें भी हैं जो वो एनॉमली डिटेक्शन से आराम से पता की जा सकती हैं कि हाँ, जो आपका कार्ड है वो 1 मिनट के लिए तो इस कंट्री में यूज़ हो रहा है, सेकंड मिनट के लिए किसी और कंट्री से यूज़ हो रहा है। तो इस टाइप के जो अनॉमलीज आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं और उसको ब्लॉक किए जा सकते हैं। अगेन इसको बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाया जा सकता है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। आप कॉमेंट सेक्शन में कोई और एग्जाम्पल भी इसका बता सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन अगेन नाम से बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पता लग रहा है कि कंप्यूटर जो है जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन अपनी आंखों से देख सकता है और उसके देखने के बाद जो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, वैसे ही जो कंप्यूटर है कंप्यूटर विजन यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और रिजल्ट्स हमें बताएगा। नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या है, जैसे कि हम अपनी बातचीत करते हैं, ठीक है, तो हम किसी की लैंग्वेज को समझते हैं, प्रोसेस करते हैं, एक्शन लेते हैं। उसी तरह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में क्या होता है, कोई भी स्पीच है या टेक्स्ट है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं कि ये टेक्स्ट या जो स्पीच है उसमें क्या करना है, एक्शन लेना है या ये इन्फॉर्मेशनल है, और उसको प्रोसेस करते हैं। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और स्पेशली यहाँ पे आप देखोगे आजकल चैट बॉट वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो सब जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है नॉलेज माइनिंग। नॉलेज माइनिंग जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादातर यूज़ होता है जब आपके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है लेकिन वो एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड वे में है। उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पहले तो रखना, और उसके बाद जब एक बार वो स्ट्रक्चर्ड वे में आ जाए तो उसके बेसिस पे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। तो वो सारा जो काम है वो नॉलेज माइनिंग के थ्रू होता है। तो मशीन लर्निंग का मैंने आपको बताया। मशीन लर्निंग को इस एग्जांपल से समझते हैं। मशीन लर्निंग में क्या है, यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, और लेट्स से ये समझिए आपकी मशीन लर्निंग मॉडल है और यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं। हमने क्या किया हुआ है, सारे फ्रूट्स को एक लेबल दिया हुआ है। जैसे ये फ्रूट है पाइनएप्पल, इसको हमने एक पाइनएप्पल का लेबल दिया हुआ है। ऐसे ही ऑरेंज है, ऑरेंज को जो नाम दिया हुआ है वो अगेन इसको जो मशीन लर्निंग के हिसाब से बोले तो हमने लेबलिंग की हुई है। जितनी भी इमेजेस हैं उनकी हमने लेबलिंग की हुई है, यानी कि उसके नाम दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन ये सारी इमेज जो है हम अपने जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, जब मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो ये सारी चीज़ों को समझ जाएगा तो उसके बाद हम लेट्स से कोई फ्रूट दिखाते हैं तो ये बहुत ही ईजिली बता पाएगा कि हाँ, ये जो फ्रूट है वो एप्पल फ्रूट है। अगेन ये इन्फॉर्मेशन इसे कहाँ से मिल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसे जो हमने पहले डेटा फीड किया हुआ है उसी से मिल रही है। अब मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी बच्चे की तरह होता है। जैसे कि जब न्यू बच्चा बॉर्न होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इनिशियली उसे कुछ नहीं पता होता, उसको आप एप्पल दिखाओगे, उसे एप्पल में उसे पता नहीं होता कि इसको एप्पल बोलते हैं, या उसको मैंगो दिखाओगे, उसे पता नहीं होता इसको मैंगो बोलते हैं। उसे डिफरेंस भी पता नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता, उसको टेस्ट पता नहीं होता, कुछ भी पता नहीं होता है। और हम शुरू में क्या करते हैं, जब हम उसे बच्चे को एप्पल दिखाते हैं तो हम उसे बताते हैं कि ये एप्पल है, जब मैंगो दिखाते हैं हम बोलते हैं कि ये मैंगो है, एंड सो ऑन। तो धीरे धीरे बच्चा जो है उन फीचर्स को देखकर और वो अपने दिमाग में लेबलिंग करने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है लर्निंग काम करती है। तो मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट भी सेम है। हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको लेबल करते हैं और उसके बेसिस पे जो है
मशीन लर्निंग काम करती है और फ्यूचर में सिमिलर टाइप की चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाती है। अब जो अज्योर मशीन लर्निंग के फीचर्स एंड कैपेबिलिटी हैं उसको जैसे क्विकली नेविगेट कर लेते हैं। ये सारे फीचर्स में से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। तो सबसे पहला फीचर है वो है ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग। ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग उन सब के लिए सही है जो कि नॉन एक्सपर्ट हैं और क्विकली जो है मशीन लर्निंग मॉडल, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि यार कौन सा मशीन मॉडल सही रहेगा किस सिनेरियो के लिए। तो उन सब के लोगों के लिए जो ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग है वो बहुत अच्छा फीचर है। वो डेटा को फीड करते हैं, उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से मॉडल्स अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे बेसिकली आपका मॉडल रेडी हो जाता है। नेक्स्ट है अज्योर मशीन लर्निंग डिज़ाइनर। अज्योर मशीन लर्निंग डिज़ाइनर बेसिकली यूज़र इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें मोर लाइक सी व्हाट यू गेट वाला फंडा है यहाँ पे, कि आप देखो, आप जो है मॉडल बनाओ, आप लिंकिंग करो, आपको कोई कोडिंग नहीं करना है। तो जो नो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नो कोड एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बिगनिंग में बोला था कि आपको इसके लिए कोई आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बिकॉज जो अज्योर है वो बहुत सारे ऐसे फीचर प्रोवाइड करता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, और तब भी आप जो मशीन लर्निंग फीचर्स हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आता है डेटा एंड कंप्यूट मैनेजमेंट। क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूट रिसोर्स दैट प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट कैन यूज़ टू रन डेटा एक्सपेरिमेंट्स कोड एट स्केल। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट हैं वो अपने कोड वगैरह को चलाने के लिए, और उनका जो डेटा ऑब्वियसली पड़ा होगा वो क्लाउड बेस्ड डेटा स्टोरेज पे पड़ा होगा, उसके अगेंस्ट, उस डेटा के अगेंस्ट जो है अपने मशीन लर्निंग मॉडल चलाएंगे और यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। या जो भी अगेन यूज़ केस टू यूज़ केस डिपेंड करता है कि वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं, वो एक्शन वो परफॉर्म करेंगे। और वही जो एक्शन को परफॉर्म क्या करना है, कहाँ से डेटा लेना है, और उसके बाद क्या कौन सा मॉडल चलाना है, उसके बाद आउटपुट को कहाँ रखना है, क्या करना है, उन सब के लिए पाइपलाइंस यूज़ होता है। तो पाइपलाइंस में बेसिकली आप बताते हो कि स्टेप 1 पे ये करे, स्टेप 2 पे ये करे, स्टेप 3 पे ये वाला एक्शन परफॉर्म करे। तो ये सारे जो फीचर्स हैं अज्योर मशीन लर्निंग के और कैपेबिलिटीज़ हैं। मूव ऑन करते हैं, डिस्कस करते हैं एनॉमली डिटेक्शन के बारे में। मैंने आपको क्रेडिट कार्ड का एक एग्जांपल बताया था, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। अगर आप लेट्स से सर्वर वगैरह पे काम करते हो तो एक एग्जांपल उसका ले लेते हैं। टिपिकली क्या होता है, जो सर्वर वगैरह पे जो CPU यूटिलाइजेशन है या मेमोरी यूटिलाइजेशन है उसका एक ट्रेंड फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल पीक आवर्स में क्या होगा, नॉन पीक आवर्स में यूटिलाइजेशन कम होगा, पीक आवर्स में यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, और सेम पैटर्न जो है हमेशा चलेगा। लेकिन अगर कोई सिनेरियो ऐसा आता है कि लेट्स से सडनली जो है CPU यूटिलाइजेशन बहुत हाई हो जाता है, जो अनएक्सपेक्टेडली हाई हो जाता है, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम है उस टाइम पे, तो इस टाइप की जो एनॉमली है उसको एनॉमली डिटेक्शन मॉडल हम लोग यूज़ करके डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ उसी केस में नहीं है जिस केस में बढ़े, जिस केस में ज़रूरत से ज़्यादा कम हो रहा है उस केस में भी एनॉमली डिटेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से कुछ ऊपर जाता है या कुछ नीचे आता है, तो एनॉमली डिटेक्शन में वो जो आउटलायर है वो पकड़ा जाएगा और वो ये बताएगा कि हाँ ये जो है ये जो पैटर्न बन रहा है ये थोड़ा अनयूजुअल है, इसकी रेंज ये होती थी लेकिन आज जो है उसका जो डेटा आ रहा है वो उससे कम या ज़्यादा आ रहा है। तो एनॉमली डिटेक्शन को बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, बहुत सारे इसके यूज़ केसेस हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ कंप्यूटर विजन। अब कंप्यूटर विजन के लिए जो ऑलरेडी बहुत अच्छा आर्टिकल बना हुआ है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो लर्निंग मटेरियल है, इसलिए मैंने यहाँ पे PPT में बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। हम डायरेक्टली चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं। तो कंप्यूटर विजन की मॉडल एंड कैपेबिलिटीज़, यहाँ पे अगेन कंप्यूटर विजन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक बार सबसे पहले बात करें तो आता है इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज क्लासिफिकेशन जो है वो बेसिकली आपने एक इमेज प्रोवाइड की और इमेज को आप क्लासीफाई कर रहे हो, यानी कि आप सेग्रीगेट कर रहे हो। आप उसको आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन को, लेकिन आप उसको बता रहे हो कि हाँ ये जो इमेज है ये कार है, ये जो इमेज है ये बस है, ये जो इमेज है ये मोटर बाइक है। तो आप जो कोई इमेज है उसको क्लासीफाई कर रहे हो कि ये किस कैटेगरी में फिट बैठता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा जूम और कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या होता है, आपने एक इमेज दी और इमेज में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको आप जो है डिटेक्ट करना चाहते हो कि इस इमेज में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इस केस में आप देख सकते हो एक हमने इमेज प्रोवाइड की हुई है और उस इमेज में जो बस है तो बस को जो है पूरा आउटलाइन किया हुआ है कि हाँ ये बस है।
अगेन ये बस है, उसके बाद ये कार है, कार को पूरा जो है आउटलाइन किया हुआ है, कार है। और ये जो साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहे हैं, तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन है वो हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल से पता चलती है। उसके बाद नेक्स्ट है सिमेंटिक सेगमेंटेशन। तो सिमेंटिक सेगमेंटेशन में क्या है, काफ़ी ऊपर जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है उससे काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन इस केस में हमने क्या किया हुआ है, बस फॉर एग्जांपल बस, और बस का कलर है रेड, तो यानी जहाँ भी उसे बस मिलेगी उसको पिक्सल, उसके सारे पिक्सल जो है वो रेड कलर से हाईलाइट कर देगा। सिमिलरली जो कार है, कार के सिनेरियो में आप देख सकते हो कार को जो है ब्लू कलर में पिक्सल बाय पिक्सल पूरा जो है ब्लू कलर से पेंट कर रखा है। अगेन जितने भी साइकिलिस्ट होंगे उनको ग्रीन कलर से हमने सेगमेंट कर रखा है। तो इसके लिए यूज़ होता है सिमेंटिक सेगमेंटेशन मॉडल। अगेन ये जो मॉडल के नाम हैं और उसका पर्पस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्वेश्चन में ये आएगा। कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को लेके या फिर सिमेंटिक सेगमेंटेशन को लेकर। तो ये सब जो फंडे हैं ये थोड़ा डिटेल में कोशिश करना और डिटेल में पढ़ लेना, और भी इसके एग्जांपल अवेलेबल हैं, वो सारे एग्जांपल जो हैं वो देख लेना। उसके बाद आता है इमेज एनालिसिस। इमेज एनालिसिस में क्या करते हैं, हमने एक इमेज प्रोवाइड किया और हम उस इमेज में हैं उसको एनालाइज करके हम देखना चाह रहे हैं कि क्या हो रहा है उस इमेज में। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपको इस केस में आप देख सकते हो एक जो ह्यूमन है वो जा रहा है डॉग के साथ, ही इज़ वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। तो ये एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप मोटर बाइक चला रहे होते तो उस केस में आपको इमेज पे ये पता चलता कि हाँ कोई पर्सन है जो मोटर बाइक चला रहा है, या कोई पर्सन है जो कार चला रहा है, या कोई पर्सन है वो मे बी ट्री कट कर रहा है, या आई डोंट नो, जो भी बेसिकली जो भी एक्शन परफॉर्म करेंगे वो सारी चीज़ें जो हैं आपको इमेज को एनालाइज करके वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी अलॉन्ग विद द टैग्स। ठीक है, टैग्स, अगेन टैग्स क्या है इसको भी धीरे धीरे हमें आगे वाले लेसन्स वगैरह में पता चलेगा। अभी मैं आपको ये सब बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बहुत इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल रखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेस डिटेक्शन एनालिसिस एंड रिकग्निशन। फेस डिटेक्शन नेम से ही पता चल रहा है कि यार फेस डिटेक्शन कर रहे हैं, कोई जो ह्यूमन फेसेस हैं उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर जो है एनालिसिस कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो फेस डिटेक्शन जो है एंड रिकग्निशन ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। जैसे बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके आपको फॉर एग्जांपल इमेज पता है, आप उसके इमेज को प्रोसेस करके उनके नेम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो उस केसेस में यूज़ होता है। और अगेन ये इट इज़ नॉट लिमिटेड ओनली टू सेलिब्रिटीज़ एंड ऑल। फॉर एग्जांपल आपके केस में जैसे आजकल देखोगे बहुत सारी जगह पे फेस डिटेक्शन रजिस्ट्रेशन या फेस डिटेक्शन पंच इन होता है। अगर एम्प्लॉयज़ वगैरह ऑफिस जा रहे हैं तो फेस डिटेक्शन के बेसिस पे उनका अटेंडेंस लगता है। तो वो कैसे होता है, वो कहीं ना कहीं यही जो फेस डिटेक्शन एंड रिकग्निशन मॉडल है उसको यूज़ कर रहे हैं। तो उससे पता चल जाता है अगेन कि हाँ ये जो बंदा है, इस बंदे का फेस है, उसके बेसिस पे उस सिस्टम टाइम को रिकॉर्ड करके उसकी अटेंडेंस लग जाती है। ऐसे ही बहुत सारे सिनेरियो हैं जिसमें हम फेस डिटेक्शन एंड रिकग्निशन मॉडल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी क्रिमिनल के फेस से मैच करना है कि हाँ ये जो क्रिमिनल है, और आपने उसको 50 फ़ोटो दी, उसमें से कोई क्रिमिनल आइडेंटिफाई करना है, तो उस टाइप की चीज़ें भी जो हैं फेस डिटेक्शन एंड रिकग्निशन वगैरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने क्रिमिनल का डेटा जो डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर की हुई है, उसके बाद जैसे अगर इस स्ट्रीट पे मैं फेस रिकग्निशन करूँ तो क्रिमिनल अगर यहाँ से निकलता है तो बहुत ईजिली उसको आइडेंटिफाई करके हमें जो नोटिफिकेशन वगैरह मिल सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे यूज़ केसेस है जो आप सोच सकते हो या इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, OCR। आई थिंक बहुत से लोगों ने ऑलरेडी सुना हुआ है, स्पेशली जब हमें कोई इमेज वगैरह से टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना होता है तो OCR का यूज़ होता है। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हो ये इमेज है, लेकिन यहाँ पे जो नेम लिखा हुआ है ये वाले ब्लॉक पे, तो ये जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है इसको अगर आपको इमेज से एक्सट्रैक्ट करना है तो उस केस में आप OCR यूज़ करेंगे। तो अगेन जो OCR डिफरेंट टाइप के जो है, या हैंड राइटिंग हो या फिर जैसे स्ट्रीट साइन हो या फिर किसी भी टाइप की बेसिकली लैंग्वेज वगैरह, या किसी ब्रोकन टाइप में लिखा है या उस टाइप की चीज़ों को भी बहुत ही ईजिली जो है डिटेक्ट कर लेता है। अगेन इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, हम उसको भी देख के, एक छोटा सा डेमो है उसको हम यूज़ करेंगे और उससे हमें काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो कंप्यूटर विजन जो सर्विसेज हैं उसके क्या फ़ीचर्स हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, तो 4 सर्विसेज हैं मेनली। सबसे पहला है कंप्यूटर विजन जो हम अगेन यूज़ करते हैं इमेज वीडियो वगैरह को प्रोसेस करने के लिए, और प्रोसेस करने के बाद हम जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जैसे कि डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम निकालते हैं।
इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ पे एक डेमो है, डेमो पे चलते हैं ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन थोड़ा इजीली समझ में आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं हूँ aidemos.microsoft.com/computer vision पे, लिंक्स वगैरह मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे एनालाइज एंड डिस्क्राइब इमेज वाला जो एक मॉडल है, इसमें क्या है, बहुत सारे इमेजेस हैं, हम किसी भी इमेज पे क्लिक करें तो जो AI मॉडल है वो इस इमेज को प्रोसेस कर रहा है, उसके बेसिस पे हमें बता रहा है। अब यहाँ पे टैग्स में आप देख सकते हो जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, उन सबको यहाँ पे बता रहा है। फॉर एग्जांपल इस इमेज में बता रहा है वाटर है, और वाटर का कॉन्फिडेंस स्कोर कितना है, 100, यानी कि गारंटी है कि इस इमेज में वाटर तो है ही है। उसके बाद जो सेकंड है वो है स्काई, ठीक है, यानी कि गारंटीड है, जो AI मॉडल है उसको लग रहा है कि स्काई इस फोटो में है, और उसका जो कॉन्फिडेंस स्कोर है 100% है। तो कॉन्फिडेंस स्कोर जितना कम होता है उस चीज़ के होने के चांसेस थोड़े कम हो सकते हैं। तो जितना भी ज़्यादा आपको यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंस स्कोर 100 मिल रहा है तो वो चीज़ होने की गारंटी ऑलमोस्ट है इस पिक्चर में। यहाँ पे अगेन लेक का देख सकते हैं 95% कॉन्फिडेंस स्कोर है। जो सबसे कम है वो है डे का जो है अराउंड 12% कॉन्फिडेंस है। तो मतलब कि इस मॉडल को इट इज़ हार्ड फॉर दिस मॉडल टू रिकॉग्नाइज कि हाँ ये अभी डे का टाइम चल रहा है या नाइट का टाइम, क्योंकि ये आप देखोगे ये बहुत कोई सनी टाइप का डे नहीं है, कोई सन नहीं है। अगर सन वगैरह होता डेफिनेटली इसकी जो प्रिडिक्शन है ऑलमोस्ट 100 होती। अब डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में अगेन ये जो है मशीन जनरेटेड डिस्क्रिप्शन है, इसमें यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। एक ऑटो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो कॉन्फिडेंस स्कोर है वो भी है। अगेन कॉन्फिडेंस स्कोर जो है वो लो है। अगेन आपको यूज़ केस टू यूज़ केस डिपेंड करता है। कुछ सिनेरियो में आप चाहते हो कि अगर कॉन्फिडेंस स्कोर जो है 80 से अबव हो उसी को मैं वैलिड मानूंगा, बाकी सबको इनवैलिड मानूंगा। उसके बाद रेसी कंटेंट, एडल्ट कंटेंट, ये जो दो इन्फॉर्मेशन है इसको अभी के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग इसको भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ये हो गया कंप्यूटर विजन। अब है कस्टम विजन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं कंप्यूटर विजन को यूज़ करके। उस केसेस में जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं आप सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा फीड कराइए और उनके लेबल दीजिए। फिर नेक्स्ट टाइम से अगर एम्प्लॉय ऑफिस में एंटर करता है तो उसके फेस को एनालाइज करके जो है हम अटेंडेंस वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो इंफॉर्मेशन है वो कस्टम विजन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगेन फेस को डिटेक्ट करने के लिए फेस सर्विसेज है जो कि फेस वगैरह रिकग्नाइज कर सकती है, लेकिन सेम काम जो अगर हम अपनी इमेजेस वगैरह कस्टम विजन को दे तो उसको भी वो प्रोसेस कर सकता है। फॉर्म रिकग्नाइज़र बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो भी फॉर्म्स वगैरह हैं या इनवॉइसेज हैं उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। फॉर्म रिकग्नाइज़र के लिए अगेन OCR यूज़ होगा, बिकॉज जो हम टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत से सिनेरियो में ऐसा होता है कि लोगों ने जो है लेट्स से कोई बुक है, पुरानी बुक है, उसको स्कैन कर रखा है, और अब आप चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली स्कैन बुक है तो उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको सर्च करना है, फाइंड करना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आप सर्च नहीं कर सकते। तो उस केस में आप चाहते हो कि यार ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है इसको आप कन्वर्ट कर दो टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो उस टाइप के सिनेरियो के लिए आप फॉर्म रिकग्नाइज़र यूज़ करोगे। अगेन फॉर्म रिकॉग्नाइज़र बहुत से डिफरेंट चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है, जैसा कि इन्होंने यहाँ पे इनवॉइस का दिया हुआ है एग्जांपल। तो जो इनवॉइस है, इनवॉइस के बेसिस पे आपने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की और उसके बाद पे आपने प्रोसेसिंग की। तो अगेन जो यूज़ केस है वो आपको डिसाइड करना है कौन से डिफरेंट यूज़ केसेस हैं। एक बार फिर से चलते हैं AI डेमो पे, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे देख सकते हो रीड टेक्स्ट इन इमेजरी का एग्जाम्पल है। तो इसमें से फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो स्ट्रीट है, स्ट्रीट पे नंबर लिखा हुआ है 42 स्ट्रीट, और यहाँ पे भी एक 42 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इन्फॉर्मेशन इसने एक्सट्रैक्ट की है वो किया 42 स्ट्रीट, जो कि यहाँ पे पड़ी थी, उसके बाद 42 यहाँ पे 42 लिखा है, वो वाली इन्फॉर्मेशन भी इसने कैप्चर कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं रीड हैंड राइटिंग इन इमेजरी। तो अगेन जो भी रीड वाला अगर काम आ रहा है उसके लिए OCR यूज़ होता है, ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे देखते हैं फ्री हग्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। वी कैन ट्राई अनदर इमेज जो हैंड राइटिंग वाला है, जैसे कि ये देख सकते हो इट इज़ मोर लाइक हैंड राइटिंग, और यहाँ पे भी ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही एक्यूरेटली एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है। उसके बाद ऑब्वियसली जो मैंने बताया आपको फेस डिटेक्शन या एनालिसिस वगैरह है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2 लाख सेलिब्रिटी जो हैं, जो कि डिफरेंट फील्ड से हैं, या वो बिजनेसमैन है, पॉलिटिक्स है, स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट, डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं। उन सब की इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने स्टोर कर रखी है। तो ऑब्वियसली अगर आप जो है फेस रिकग्निशन यूज़ करते हो, किसी सेलिब्रिटी वगैरह की इमेज प्रोवाइड करते हो, तो बहुत ईजिली आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा। उसके अलावा ऑलमोस्ट 9000 प्लस जो है लैंडमार्क्स हैं
तो यहाँ पे एक लैंडमार्क का एग्जांपल है। अगर ये बहुत ही पॉपुलर स्टैचू ऑफ लिबर्टी का लैंडमार्क है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हमने इस इमेज को सेलेक्ट किया, इसने हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि हाँ ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है और इसका जो कॉन्फिडेंस स्कोर है वो 95% है। अगेन एक डिफरेंट इमेज देखते हैं। यहाँ पे हैं हमारे सत्या नडेला जी। तो ये फेस के बेसिस पे ही जो है पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्यूरेटली यहाँ पे आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो ये सारा कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये सारा पॉसिबल हो रहा है कंप्यूटर विजन की वजह से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बहुत इजी है, जो बेसिकली ह्यूमन जैसे इंटरेक्ट करता है नेचुरल लैंग्वेज में, तो सेम चीज़ हम चाह रहे हैं जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल है उसके थ्रू करें। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या क्या कर सकता है और किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ है वो ट्रांसलेटिंग में यूज़ होता है। स्पेशली जैसे आपने गूगल ट्रांसलेट वगैरह बहुत यूज़ करते होगे, तो अगर मैंने एक लैंग्वेज में मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको जो है वो दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और उसके लिए सिर्फ एक लैंग्वेज यूज़ नहीं हो रही है, सिर्फ ट्रांसलेटर ही यूज़ नहीं हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम कुछ बोल रहे हैं तो सबसे पहले तो स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जाता है, और फिर वापस से उस जो ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को आपको वापस जो है ऑडियो में सुनाया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए जो ट्रांसलेटर स्पीच यूज़ होता है। लैंग्वेज जो सर्विस है उसको हम यूज़ कर सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि ये जो लैंग्वेज है, ये जो ऑडियो लैंग्वेज है, ये कौन सी लैंग्वेज में है, या फिर कोई टेक्स्ट है जिसकी हमें लैंग्वेज नहीं पता है, लेकिन हम अगर इस मॉडल को जो डेटा फीड करेंगे उस लैंग्वेज की और डिटेक्ट लैंग्वेज पे जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो मॉडल है वो अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये कौन सा लैंग्वेज है। उसके अलावा जो सर्विस है वो है अज्योर बॉट। अज्योर बॉट अगेन जो मैंने एग्जांपल आपको बताया चैट बॉट वगैरह का, तो जितने भी चैट बॉट है उस टाइप की अगर आपको चीज़ें करनी है या उस टाइप का कोई आपके पास यूज़ केस है जिसको आपको परफॉर्म करना है, तो आप जो है अज्योर बॉट की सर्विस यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक डेमो एग्जांपल है अज्योर बॉट का, उसको देखते हैं। तो नॉट ओनली अज्योर बॉट, एक्चुअली ये अज्योर बॉट का एग्जांपल नहीं है, ये एग्जांपल एक्चुअली है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक घर है, ठीक है। अब डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस आप दोगे उसके बेसिस पे डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है मैं ऑडियो में भी दे सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इस टाइम रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं ऑडियो में इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा। मैं जो इंस्ट्रक्शन है वो रिटन फॉर्म में दूंगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग सेलेक्ट करते हैं इट इज़ टू डार्क इन हेयर। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ काफ़ी डार्क है, यहाँ पे इट्स टू डार्क इन हेयर पे क्लिक करते हैं। अब इसको इसने प्रोसेस किया और उसके बेसिस पे देखा आपने पूरे घर की जो लाइट ऑन कर दी है। अब हम बोलते हैं इट्स टाइम टू गो टू स्लीप। अब हमने अगर इट्स टाइम टू गो टू स्लीप किया तो ऑब्वियसली हम जो है बेडरूम में थे, तो इसे पता चल गया कि हाँ जो बेडरूम का जो लाइट्स है उसको ऑफ़ करना है। उसके बाद लेट्स एक और एग्जांपल देखते हैं। गो टू पहले एनर्जी सेवर मोड में जाते हैं, उसके बाद जो है हम यहाँ पे देख सकते हो आई नीड मोर लाइट टू कट माई कैरेट्स, यानी कि जो किचन वाली लाइट है, अगर मैं इसको ये वाला एक्शन बोलता हूँ तो किचन वाली जो लाइट है वहाँ पे किचन वाली लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो अगेन ये सब जो पॉसिबल हो रहा है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की वजह से हो रहा है, यानी कि हमने टेक्स्ट लिखा या फिर हमने ऑडियो यानी कि हमने बोला और उसके बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई और एक्शन जो है वो परफॉर्म हुआ। तो वो एग्जांपल है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। उसके बाद नॉलेज माइनिंग में कुछ खास नहीं है। नॉलेज माइनिंग में बेसिकली ज़्यादातर उस सिनेरियो में यूज़ होता है जब आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, वो एक टेबुलर फॉर्मेट में नहीं है या CSV फॉर्मेट में नहीं है या फिर JSON फॉर्मेट में नहीं है। अब उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को जो है नॉलेज माइनिंग मॉडल के थ्रू हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं और उसको ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में सेव करेगा, स्टोर करेगा। उसके बेसिस पे अगेन उसके एक बार स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो गया तो हम जो अपने डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल हैं वो चला के यूज़फुल एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार डेटा स्ट्रक्चर्ड में आ गया तो मे बी मैं उसको यूज़ करके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम चला के मे बी आई विल परफॉर्म सम एक्शन। ठीक है, तो उस टाइप की चीज़ों के लिए जो है हम यूज़ करते हैं नॉलेज माइनिंग। चैलेंजेस एंड रिस्क विद AI। अगेन आपने देखा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये काफ़ी जो है ह्यूमन लाइक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये ह्यूमन नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें ये परफॉर्म कर रहा है बेसिकली हमारे ही दिए गए इनपुट्स पे जो है से सीख रहा है और उसी के बेसिस पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसी के बेसिस पे आउटपुट जो है आउटपुट जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। अब क्या इसमें रिस्क है? ऐसा हो सकता है कि इस सिनेरियो में जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, जो कि है चैलेंजेस एंड रिस्क विद एआई। तो सबसे पहला है बायस कैन अफेक्ट रिजल्ट। तो यानी कि बायस कैन अफेक्ट रिजल्ट, यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि यार अगर इनपुट देते वक्त ही आप बायस्ड हो, यानी कोई बंदा है वो बायस्ड है इनपुट देते वक्त ही मशीन लर्निंग को, तो जो आउटकम होगा वो भी बायस्ड ही निकलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्रिकेटर्स की जो हमने एक मॉडल बनाया जिसमें हम बेस्ट क्रिकेटर्स जो है वो डिटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनपुट फीड करते वक्त ही मैंने जो बायस्ड इन्फॉर्मेशन जो है फीड करवाई है, तो मेरा जो आउटकम होगा वो भी बायस्ड होगा। यानी कि जैसे मैं जब भी सचिन की फ़ोटो दिखा रहा हूँ तो मैं जो है उसको बेस्ट क्रिकेटर उनको बता रहा हूँ, मैं किसी और जो है नॉन इंडियन क्रिकेटर्स हैं जब उनकी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ तो मैं मे बी उनकी रेटिंग कम दे रहा हूँ, या जो अदर इनपुट्स हैं जो कि हम इस एग्जांपल में यूज़ करना चाहते हैं वो डिफरेंट दे रहा हूँ, तो उस केस में जो मेरा रिज़ल्ट भी आएगा, जो आउटपुट भी आएगा वो भी बायस्ड आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ केसेस पे काम करने का, कि जो बंदा है वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इनपुट है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद है एरर्स में कॉज हार्म। ठीक है, एरर्स में कॉज हार्म की आपने आई थिंक टेस्ला वगैरह की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं। टेस्ला ऑटोमेटेड कार जो चलती हैं उसमें अगेन कई बार ऐसा हुआ है कि सॉफ्टवेयर में कोई इशू था और उसकी वजह से उसमें ऑटोमेटिकली ब्रेक नहीं लगी या तो टर्न गलत ले लिया। तो वो कैसे हो रहा है, वो अगेन बिकॉज सॉफ्टवेयर में या जैसे कोई इशू था, मे बी मॉडल में इशू था, आई डोंट नो कहाँ पे इशू था, लेकिन छोटे से एरर या छोटे से फेलियर की वजह से बहुत बड़ा जो है इशू हो सकता है, बहुत बड़ा हार्म हो सकता है। तो वो चीज़ यहाँ पे एरर्स में कॉज हार्म में चैलेंज वन ऑफ द चैलेंज है। उसके बाद है डेटा कुड बी एक्सपोज्ड। अगेन जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बॉट बना रहे हैं तो हम बहुत सारा जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि यार वो सारा, अब मशीन ऑब्वियसली हमें आउटपुट प्रिडिक्ट कर रहा है तो उसको इनपुट तो वो सारी चाहिए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो जो इनपुट हमने स्टोर की है वो सेफली स्टोर नहीं की है और उसकी वजह से सेंसिटिव डेटा जो है वो एक्सपोज हो गया है, वो थ्रू आपके कोड के थ्रू एक्सपोज हुआ या जैसे भी हुआ, लेकिन वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक्सपोज हो गया। और यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है बहुत सही एग्जांपल है, स्पेशली जैसे मेडिकल डायग्नोस्टिक का जो डेटा है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। आप अपनी बीमारियों का सारी दुनिया को जग जाहिर नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर आपने बॉट एक बनाया है जो कि हर पेशेंट का सारा डेटा स्टोर करता है, अब वो जो बॉट है ऐसा हो सकता है कि यार मुझे किसी और पेशेंट का डेटा एक्सपोज कर दे। ठीक है, तो उस टाइप की जो सिनेरियोज हैं या उस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, दैट इज़ अगेन वन ऑफ द चैलेंजेस। उसके बाद है सॉल्यूशंस मे नॉट वर्क फॉर एवरीवन। तो कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कि सबके लिए काम नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे एलेक्सा, जैसे कि हम एलेक्सा यूज़ करते हैं, एलेक्सा को हमने बताया कि एलेक्सा ये वाला गाना बजाओ, वो वाला गाना बजाओ, उसके बेसिस पे वो गाना चला रही है, लेकिन क्या वो जो सॉल्यूशन है वो उसके लिए काम करेगा जो कि बोल नहीं पाता है, जो बोलने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो सॉल्यूशन जो है ऐसे बंदों के लिए काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके वो सबके लिए काम करेगा। तो ये चीज़ जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यार आप जो है सारे यूज़र्स को इंक्लूड करे हो और आपका जो यूज़ केस है वो उसी हिसाब से है। तो आपके जो यूज़ केस हैं, फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा भी फीचर होना चाहिए कि आप लिख कर इंस्ट्रक्शंस दे पाओ, बोल कर दे पाओ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो बंदे बोल नहीं सकते हैं उनके भी, यानी कि उनको भी आप इंक्लूड कर रहे हो। अगेन एक पॉइंट आएगा इंक्लूसिवनेस का नेक्स्ट टॉपिक में, तो उसमें भी ये चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद है यूज़र्स मस्ट ट्रस्ट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यही मुसीबत आती है कि जब भी कोई फॉर एग्जांपल जब भी आप IVR सिस्टम से या फिर चैटबॉट से बात करते हो तो आपको जो है यार विश्वास नहीं होता है कि हाँ ये AI मेरी मदद कर पाएगा, या ये AI जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है या ये जो बॉट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो कितनी एक्यूरेट है। आज के डेट पे भी हमारा जो मोस्टली भरोसा होता है वो ऑब्वियसली ह्यूमन पे ही होता है। जब हम ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई जैसे हमें इशू आ रहा है, उसके लिए जब हम ह्यूमन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग होता है। तो वो चीज़ है यहाँ पे जो बताने की कोशिश की जा रही है। अगेन इनको जो है इन्होंने फाइनेंशियल टूल का जो एग्जांपल लिया हुआ है कि जैसे अगेन बहुत सारे आजकल जो है ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे हैं जो कि आपको कौन सा स्टॉक कब ख़रीदना है कब बेचना है उसके जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि यार आप उस एल्गोरिदम को कितना ट्रस्ट करते हो, कि आप ट्रस्ट करते हो उसके बेसिस पे बाय एंड सेलिंग करते हो।
तो वो चीज़ है, किसी किसी का जो है एआई सिस्टम में ट्रस्ट बना हुआ है तो वो उसी के बेसिस पे एक्शन ले रहा है, किसी का ट्रस्ट नहीं है वो उसके बेसिस पे एक्शन नहीं ले पा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज़ लायबल फॉर एआई ड्रिवन डिसीजंस। अगेन इसके लिए फिर से मैं टेस्ला वाली एग्जांपल पे आता हूँ। तो एक टेस्ला का केस हुआ था जिसमें कि पार्किंग से आई थिंक एक तो रेड लाइट क्रॉस कर दिया था, हाँ आई थिंक पार्किंग से बाहर आते हुए टेस्ला ने रेड लाइट क्रॉस कर दिया था। उसके बाद पुलिस आई तो बंदा बोलता है यार मैं तो ड्राइव ही नहीं कर रहा था, गाड़ी तो सेल्फ ड्रिवन कार है, खुद से चल रही थी, और मैं तो ऑब्वियसली अगर तुम मुझे टिकट दे रहे हो या मुझे फ़ाइन दे रहे हो तो इट इज़ नॉट गुड, बिकॉज मैं तो ड्राइविंग कर ही नहीं रहा था यार। जब मैं ड्राइव नहीं कर रहा था तो मैं कैसे लायबल हो सकता हूँ रेड लाइट क्रॉस करने के लिए। तो फिर ये आता है कि यार जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन लेगा इन सिनेरियोज में। तो ऑब्वियसली जो भी वो एआई ड्रिवन सिस्टम बना रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसकी होनी चाहिए। तो ये सारे जो चैलेंजेस और रिस्क हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबल एआई, और ये वाले चैलेंजेस एंड रिस्क में से और अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबल एआई में से, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं इसको अच्छे से समझ लेना। फेयरनेस, अगेन जो आपका एआई मॉडल होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, सबको जो है इक्वली ट्रीट करे, उसमें कोई जो है बायस्ड नहीं होना चाहिए। वो बायस्ड वाले में हमने बात किया था। तो जो भी आप एआई मॉडल बना रहे हो या जो भी फॉर एग्जांपल चैटबॉट बना रहे हो, तो वो ऐसा ना हो कि यार मेल को जो है बहुत ही बकवास तरीके से रिप्लाई कर रहा है, फीमेल को है जो बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो उसका ध्यान रखना चाहिए जब भी आप जब भी आप बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सॉल्यूशन बना रहे हो। तो इसलिए इसको बोला गया है रिस्पॉन्सिबल एआई। आप जब भी एआई वाले यूज़ केसेस बना रहे हो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो चीज़ बनानी है, और वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फेयरनेस। सेकेंड है रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी। अगेन हमने जो काफ़ी सारे टेस्ला के एग्जांपल लिए हैं, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। यू नीड टू इंश्योर कि ह्यूमन की लाइफ को कोई रिस्क नहीं हो रहा है, ठीक है, जो भी आपके एआई सॉल्यूशन है उससे। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी जो सेंसिटिव डेटा है, कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो किसी भी एआई सॉल्यूशन में लीक नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इंक्लूसिवनेस, जब भी कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो वो हर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोग्राम या कोई यूज़ केस बनाया है तो वो विदाउट एनी जेंडर गैप, ऐसा नहीं है कि यार गोरे लोगों की मदद कर रहा है, कालों की नहीं कर रहा है, या फिर जो है एक टाइप के जेंडर की हेल्प कर रहा है, दूसरे टाइप की जेंडर की हेल्प नहीं कर रहा। तो वो इंक्लूसिवनेस का ख्याल रखना है कि सारे जो हैं रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल एबिलिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एथनिसिटी और अदर फैक्टर्स, सबको जो है इंक्लूड करे आपका सॉल्यूशन। तो वो इंक्लूसिवनेस का बहुत बड़ा पॉइंट है। ट्रांसपेरेंसी, अगेन जो आपका सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए यार, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है क्या नहीं, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बेसिकली होनी चाहिए। तो जो यूज़र है उसको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये क्या कर रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर IVR आपकी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या करेगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, पहली बात तो कितनी सिक्योर है, सेकेंडली यू शुड नो कि हाँ ये कैसे काम करता है और इसका यूज़ कितने लिमिट तक होगा। तो वो चीज़ जो है आपका जो प्रोडक्ट है उसके फीचर्स में वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली लिखी होनी चाहिए कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन ले रहे हो यूजिंग AI मॉडल तो वो किस चीज़ के लिए ले रहे हो। अकाउंटेबिलिटी, अगेन कि अकाउंटेबल कौन है। अगर आप AI बेस्ड सॉल्यूशन बना रहे हो तो उसके अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। इसको हमने टेस्ला वाले एग्जांपल से भी समझा था। तो उस केस में आइडियली ऑब्वियसली जो अकाउंटेबिलिटी है वो टेस्ला ओनर की होनी चाहिए थी, टेस्ला मैन्युफैक्चरर की इनफैक्ट होनी चाहिए, जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया था जिसकी वजह से वो गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली चलती। तो ऑलमोस्ट जो फर्स्ट मॉड्यूल के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। एक क्विक नॉलेज चेक करते हैं, उसके बाद फिर जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यू वांट टू क्रिएट अ मॉडल टू प्रिडिक्ट सेल्स। अब आप एक मॉडल बनाना चाह रहे हो जो कि सेल्स आइसक्रीम की सेल्स प्रिडिक्ट करेगा बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक डेटा। अगेन बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो बेसिकली हमने जो है जैसे हमने पिछले 2-3 साल का जो भी आइसक्रीम की सेल होती थी उसका डेटा हमने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया है, और हम अब उसके बेसिस पे जानना चाह रहे हैं कि यार इस महीने में मेरा कितनी जो सेल हो सकती है, ताकि आप जो है उसी हिसाब से प्रिपेयर करो, आप जो है अपना कच्चा या रॉ मटेरियल है उसी हिसाब से मंगवा के रखो। तो इस टाइप के यूज़ केस जो अगर आपको करने हैं तो क्या यूज़ होगा, अज्योर मशीन लर्निंग यूज़ होगा, अज्योर बॉट यूज़ होगा या लैंग्वेज यूज़ होगा।
तो आई थिंक हमने इसको ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। इस टाइप की जो चीज़ हमें प्रोसेस करनी है, यानी डेटा ड्रिवन है, तो हमें इन जो बहुत सारा डेटा है वो फीड करवाना है, उसके बेस पे आउटकम प्रेडिक्ट करना है। तो उस केस में जो यूज़ होगा वो होगा अज्योर मशीन लर्निंग का। उसके बाद नेक्स्ट है, यू आर डिजाइनिंग एन एआई एप्लीकेशन दैट यूजेज इमेज टू डिटेक्ट क्रैक्स इन कार विंडशील्ड्स। तो बेसिकली हम जो है एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें कि इमेज को हम प्रोसेस करके पता चलाते हैं कि यार विंडशील्ड में कहाँ पे क्रैक आया है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे जो एआई मॉडल है वो डिसीजन लेता है कि ये रिपेयर हो सकता है या पूरी की पूरी जो विंडशील्ड है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस केस में हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेट्स ट्राई टू एक्सक्लूड ईच वन ऑफ दिस। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसका लैंग्वेज से लेना देना कुछ नहीं है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग नहीं यूज़ होगा। एनॉमली, ऑब्वियसली ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं है जिसमें हम एनॉमली डिटेक्ट करें, तो एनॉमली डिटेक्शन भी नहीं है। कंप्यूटर विजन जो है इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, अ प्रिडिक्टिव ऐप प्रोवाइड्स ऑडियो आउटपुट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड यूजर्स, विच प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई इज रिफ्लेक्टेड हेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक एप्लीकेशन है जो प्रिडिक्ट करती है, वो क्या कर रही है, ऑडियो आउटपुट भी प्रोवाइड कर रही है विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र्स के लिए। यानी कि आपको जो आउटपुट है वो ऑब्वियसली स्क्रीन पे तो दिख ही रहा है, उसके अलावा जो है आपको वो बोल के भी जो है आउटपुट बता रहे हैं। तो यानी कि हम इसमें क्या इंक्लूड कर रहे हैं, तो इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं इंक्लूसिवनेस। ठीक है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहे हैं, यानी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इंक्लूसिवनेस है, यानी कि जो बंदा विजुअली इम्पेयर्ड है या जो ठीक से नहीं देख सकता है वो भी इसको यूज़ कर सकता है, बिकॉज वो ऑडियो के थ्रू जो आउटपुट है उसको सुन लेगा। क्लिक करते हैं चेक योर आंसर्स पे, होपफुली सारे क्वेश्चन अपने सही हैं। ठीक है, तो ये जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फर्स्ट मॉड्यूल था वो कवर हो गया। इसके बाद 3 मॉड्यूल और हैं, तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट 3 से 4 वीडियो में इसको कंप्लीट किया जाए। कुछ जो मॉड्यूल हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं, तो मे बी उसके लिए 2 या 3 वीडियो लगेंगी। अदरवाइज़ कोशिश करेंगे कि हर मॉड्यूल पे एक वीडियो बना के उसको कंप्लीट कर दिया जाए। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एक बार मेरा पीपीटी कंप्लीट हो जाता है तो मैं ऑब्वियसली पीपीटी का लिंक भी दे दूंगा ताकि आप पीपीटी वगैरह डाउनलोड कर सको। अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे ही सारे मॉड्यूल ख़त्म होंगे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में।